हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स की जो हमें कैलकुलेट करनी चाहिए, जिसके रेशोज हमें जानने चाहिए जब हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं, शुरू करते हैं व्हाट इज़ ईपीएस। तो नोइंग इन सिंपल वे अर्निंग पर शेयर। तो हम इसको बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इसको आपको बताने वाले हैं। तो ईपीएस एग्जैक्टली क्या है और ये फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है। तो ईपीएस नॉर्मली अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर और ईपीएस इज एन इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल मेजर। ये फाइनेंशियल का इम्पॉर्टेंट मेजर है विच इंडिकेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी। जो कोई भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का एक मेजरमेंट या इंडिकेट करता है, और उससे हमें पता चलता है कि ईपीएस से पता चलता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेट क्या है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंपनीज नेट इनकम विथ इट्स टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो इसका कैलकुलेशन हमें निकालना ऐसा है कि हमें डिवाइड करना है कंपनी का नेट इनकम with its total number of outstanding shares। तो हमें पता चलता है EPS। It is a tool that market participants use frequently to gauge the profitability of a company before buying its shares। काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस है और काफ़ी जो मार्केट एनालिस्ट है और जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो फ्रिक्वेंटली इस EPS के मेजरमेंट को यूज़ करते हैं उसका दशा दिशा तय करने के लिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर करना है या नहीं करना है। तो द हायर द अर्निंग्स पर शेयर ऑफ अ कंपनी द बेटर इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। जो भी कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर मतलब ईपीएस जितना ज़्यादा है, तो बेटर है कि उस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का रेट ज़्यादा है। तो इससे पता चलता है कि हमें कंपनी में इन्वेस्टेड रहना है या नहीं रहना है। While calculating the EPS, it is advisable to use the weighted ratio as the number of shares outstanding can change over the time। तो हमें इसको कैलकुलेट करते समय ध्यान में ये रखना है कि वेटेड रेशो ज़्यादातर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी देता है नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग चेक करने के लिए, क्योंकि ओवर द टाइम पीपल ज़्यादातर जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स की क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है। अर्निंग्स पर शेयर कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वेज। अर्निंग्स पर शेयर को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जो कि नॉर्मल तरीका है, नेट इनकम, जितना भी कंपनी का एक क्वार्टर में नेट इनकम हुआ है आफ्टर टैक्स देने के बाद जो भी बचा हुआ नेट इनकम है उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। और दूसरा तरीका ये है जिसको अगर ज़्यादा डीप में आपको ज़्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए, तो उसको वेटेड अर्निंग्स पर शेयर मतलब नेट इनकम आफ्टर टैक्स जो बचा उसमें माइनस करना है टोटल डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो इससे आपको ज़्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी में आपको अर्निंग पर शेयर का पता चलेगा। दोस्तों, हमें अर्निंग पर शेयर में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, ज़्यादा कोई मैथमेटिक्स और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन मेनी साइट्स। आपको काफ़ी सारे साइट्स पे इसका डेटा मिलने वाला है। आपको ज़्यादा कुछ उसका जो मैंने अभी एक फॉर्मूला दिया कि आपको ढूंढना नहीं है कि कितना मुझे बैलेंस शीट चेक करके कितना इसका आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स है और कितना इसका प्रॉफिट है, और उसको आपको डिवाइड करके ये फॉर्मूला हर बार नहीं निकालना है। उसका रेडीली आपको मिलेगा, मैं आगे बताने वाला हूँ। तो इसमें जानते हैं कि इफ़ एनी कंपनीज ईपीएस इज ग्रोइंग, अब ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी कंपनी का ईपीएस फैक्टर देखना है और एक कंपनी अगर अच्छी है तो खाली एक क्वार्टर का ईपीएस देख के नहीं पता चलने वाला है। इफ़ एनी कंपनीज ईपीएस इज ग्रोइंग सिंस लास्ट 5 to 6 years, then it is the good sign for the company that its business is doing well in gaining profits। तो इससे हमें यह पता चलता है, अगर हम इसका कुछ हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं 5 to 6 years में ईपीएस अगर बढ़ते जा रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर, तभी आपको इसका एक सिग्नल जनरेट होता है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो। बट एक ही सिंगल फैक्टर नहीं जिसको हम ईपीएस अच्छा है तो हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। काफ़ी सारे फैक्टर्स है और वो मैं आने वाले काफ़ी सारे वीडियोस में बताने वाला भी हूँ कि एक फैक्टर देख के आपको ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो फॉर एग्जांपल हम पकड़ते हैं कि इन्फोसिस का 12 क्वार्टर्स का एनालिसिस देखते हैं, और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा साइट है screener.in। यहाँ पे आपको जाके इन्फोसिस सर्च करना है और नीचे आपको
कुछ पैरामीटर्स में आपको एक जगह पे EPS इन रुपीस दिखेगा। अब यहाँ पे 2018 से लेकर 2021 तक के अराउंड 12 क्वार्टर का एनालिसिस किया है। तो आप देख लो 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में 13 पे चल रहा था EPS, बाद में देखो कैसे बढ़ते गया, 13 से 14, 18, 20, 23, 26, 29, 31, 36, 35, 38 और ये मार्च 2021 में 45.42 हो गया। तो इससे हमें EPS से पता चल रहा है कि बिजनेस कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, कितना अच्छा प्रॉफिट वो अर्निंग पर शेयर पे बेसिस पे दे रहा है। तो अब हम मनी कंट्रोल की साइड पे ज़्यादातर हमें रेडीली अवेलेबल मिलता है TTM EPS, और वो भी यहाँ पे 45.41 दिख रहा है। तो आप बोलोगे TTM क्या है, तो एक्चुअली ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स है। एक 12 मंथ के पीरियड में जितने भी क्वार्टर्स है, 3 क्वार्टर्स, जो भी रिजल्ट्स आते हैं, तीनों के EPS को एवरेज करके जो निकलता है उसको बोलते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स का EPS, और वो भी यहाँ पे 45.41 ये फॉर ईयर का हो गया। तो ये इससे आपको पता चलता है मनी कंट्रोल की साइट पे जाके कि यहाँ पे आपको रेडीली अवेलेबल मिल जाएगा TTM EPS। इससे भी आप रेडीली डेटा मिलता है, आपको कोई कैलकुलेशन करते और मैथमेटिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको हम 1 बाय 1 वीडियोज़ में आने वाले देखने वाले। तो कैसे लगा आपको दोस्तों ये वीडियो? कुछ आपको लगता है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए, और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।